इन गलियों पर ऐसे लोगों का साया था जो अपने फैसले लोगों के खून से लिखते थे। दाऊद इब्राहिम, द मास्टरमाइंड, छोटा राजन, दाऊद का साथी, उसका दाया हाथ, दोनों ने मिलकर एक ऐसा अंडरवर्ल्ड बनाया जहां पे 5000 से भी ज्यादा लोग उन लोगों के एक इशारे पे चलते थे। हजारों करोड़ों का धंधा, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, बैटिंग, ड्रग्स, रियल एस्टेट का गंदा पैसा, हर इलीगल धंधे का दौर आखिर उन्हीं में आके रुकती थी। 100 मिनट, 12 धमाके और 297 लाशें। और इसी दिन पूरी कहानी पलट गई। ये कहानी शुरू होती है 1940s से, जब मुंबई का नाम मुंबई नहीं बल्कि बॉम्बे हुआ करता था। उस दौर में बॉम्बे की असली जान उसकी पोर्ट्स थी। समुद्र के रास्ते आने जाने वाले जहाज दिन में लीगल धंधे करते थे और रात में काला धंधा, स्मगलिंग। और इन्हीं पोर्ट से निकले 3 ऐसी नाम जो अगले 30 साल तक बॉम्बे को अपने इशारों पे नचाने वाला था। पहला नाम था करीम लाला। अफगानिस्तान से आया एक पठान जो बॉम्बे के पोर्ट्स पर मजदूरी करता था। उसने अपने जैसे पठान दोस्तों को इकट्ठा किया और बना दी पठान गैंग। जुआ, शराब, भत्ता वसूली और लोगों के धंधे पर कब्जा। और धीरे धीरे साउथ बॉम्बे पर करीम लाला का खौफ बैठने लगा। और दूसरा नाम था हाजी मस्तान। तमिलनाडु से आया एक बच्चा जो सिर्फ 8 साल में ही बॉम्बे की सड़कों पे आ गया था। क्रॉफोर्ड मार्केट में साइकिल रिपेयर करता था, फिर पोर्ट्स पर बोरिया उठाता था। लेकिन उसकी नजर बोरियों पर नहीं बल्कि उन जहाजों पर था जो सोना लेकर आता था। उस वक्त इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट्स बैंड था, लेकिन जो स्मगल कर ले वही असली राजा, वही असली करोड़पति। और हाजी मस्तान ने भी वही किया। सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज का स्मगल किया। और तीसरा नाम था वर्दा जान मुदलियार, जिसे दुनिया वर्दा भाई के नाम से भी जानता है। 1945 में बॉम्बे आया था, वीटी स्टेशन पर बोरिया उठाई और फिर वही रास्ता चुना जो मस्तान ने चुना था, जहाजों से माल गायब करना। 1970 तक आते आते इन तीनों ने बॉम्बे को आपस में बांट लिया। करीम लाला का साउथ बॉम्बे पर राज था और वर्दा भाई और हाजी मस्तान स्मगलिंग, शराब और बॉलीवुड के काला धंधा संभालता था। 3 डॉन, एक शहर और एक ना लिखित होने वाला कानून कि आपस में जंग नहीं होगी। लेकिन इन्हीं गलियों पे एक लड़का बड़ा हो रहा था, नाम था दाऊद। उसका बाप इब्राहिम कास्कर सीआईडी डिपार्टमेंट में कांस्टेबल था। पुलिस में होने के बावजूद भी उसका कनेक्शन तीनों डॉन से थे। घर में 7 भाई और 5 बहन थी। गरीबी ऐसी थी कि पढ़ाई अधूरी रह गई थी। दाऊद और उसका बड़ा भाई शबीर दोनों एक गलत रास्ते पे निकल पड़े। आवारा लड़कों के साथ घूमना, छोटी मोटी बदमाशी करना और छोटी मोटी चोरी करना। और फिर उन्होंने अपनी छोटी सी गैंग बनाई, यंग कंपनी। और यही से दाऊद क्राइम के दुनिया में दाखिल हो चुका था। हाजी मस्तान उस वक्त स्मगलिंग का बादशाह थे। दाऊद उसे अपना आइडल मानता था और मस्तान ने उसे अपने अंडर ले लिया। सिखाया कि स्मगलिंग कैसे करते हैं, नेटवर्किंग कैसे बनाते हैं, धंधा कैसे चलाते हैं। लेकिन मस्तान एक ही बात पर अड़ा रहता था कि खून मत बहाओ, धंधा करो। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि दाऊद ये उसूल कभी मान ही नहीं पाया। एक दिन मस्तान ने किसी वजह से दाऊद के 2 लड़कों को पठान गैंग से पिटवा दिया और दाऊद को मौका मिल गया बदला लेने का। उसे खबर मिली कि मस्तान की ब्लैक मनी ट्रांसफर होने वाली है। प्लान बना और पैसा उड़ा लिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो पैसा मस्तान का नहीं बल्कि बैंक का था। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दाऊद का नाम आया और इन्वेस्टिगेशन में शामिल था उसका अपना ही बाप। लेकिन जब इब्राहिम कास्कर को सच पता चला, उसने अपने बेटे को बहुत मारा और खुद पुलिस स्टेशन लेके गया। लेकिन पुलिस वाले दाऊद को जानते थे और इस बार भी दाऊद बच गया था। 1970s के बाद दाऊद ने बासु दादा का गैंग ज्वाइन किया, जो उसके बाप का बहुत ही करीबी दोस्त था। लेकिन जब बासु दादा ने इब्राहिम कास्कर की बेइज्जती की, तब दाऊद ने फैसला कर लिया उसे खून करने का। 1976 में दाऊद और शबीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बासु दादा को खाली सोडा बोतल से इतना मारा कि वो फिर कभी
दिखाई नहीं दी। और यही से जन्म होता है डी कंपनी का। खलीद पहलवान की मदद से दाऊद ने अपनी कंपनी खड़ा की। दुबई से बॉम्बे तक माल आता था कस्टम वालों से बचाकर। 1980 तक इंडिया की 25 से 30% गोल्ड स्मगलिंग पर डी कंपनी का हाथ था। लेकिन बॉम्बे पर अभी भी पठान गैंग का साया था। दाऊद को पैसों का नशा इस कदर चढ़ चुका था कि उन कागज के टुकड़ों के लिए उसने हर तरह की काला धंधा शुरू कर दिया। पत्ताखोरी हो, जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करना हो या फिर सट्टेबाजी, कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं था जिसमें दाऊद का हाथ ना हो। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। बॉम्बे पर अभी भी किसी और का दबदबा था, करीम लाला और उसकी पठान गैंग का। और दाऊद अब उन्हें खुली सीधी चैलेंज दे रहा था। दाऊद और पठान गैंग का रिलेशन शुरू से ही खराब रहे थे। सालों तक दोनों तरफ से ही लाशें गिरती रही। एक गैंग का आदमी मारा जाता तो बदले में दूसरी तरफ से भी खून बहाया जाता था। इन्हीं दिनों पठान गैंग को एक नया लीडर मिला। नाम था समाद खान, करीम लाला का भतीजा। आते ही वो दाऊद को खत्म करने की फैसला कर लिया था। समाद खान ने अपने सबसे भरोसेदार आदमी मानिया सुरवे को ऑर्डर दिया कि दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कासकर को रास्ते से हटा दिया जाए। 1981 फरवरी, सर्द रात की खामोशी थी। दाऊद का बड़ा भाई शब्बीर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसका पीछा कर रहा था। रास्ते में पठान गैंग के गुंडों ने उसकी गाड़ी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। एक पेट्रोल पंप के पास उसे घेर लिया गया और फिर गोलियों की बौछार कर दिया गया। और कुछ ही पलों में शब्बीर खासकर की कहानी वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन जब ये खबर दाऊद को पहुंची तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसी पल उसने कसम खा ली कि पठान गैंग को वो जड़ से उखाड़ फेंकेगा। दाऊद की एक खास बात थी, वो लोगों को करीब लाना जानता था। दोस्त बनाना उसका सबसे बड़ी ताकत थी और इसी वजह से उनके कनेक्शंस हर जगह थे। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी उसके कुछ खास लोग बन चुके थे और दाऊद ने इस वीकनेस का फायदा उठाया और पुलिस के साथ मिलकर पठान गैंग को साइड करने की प्लानिंग शुरू कर दी। वो पठान गैंग की छोटी बड़ी हरकत पुलिस तक पहुंचाता था। पुलिस ने दाऊद को एक वेपन की तरह यूज किया और दाऊद ने पुलिस को अपनी शील्ड बना ली और धीरे धीरे पठान गैंग के लोग या तो अरेस्ट होने लगे या फिर एनकाउंटर पे मारे जाने लगे थे। 1982 में वही मानिया सुरवे जिसने शब्बीर खासकर का मर्डर किया था, पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था। लेकिन दाऊद के दिल को अभी भी सुकून नहीं मिला था। उसको अपने भाई की मौत का पूरा हिसाब चाहिए था। उसका अगला टारगेट था करीम लाला का भाई। 1984 में पठान गैंग का लीडर समाद खान को दाऊद ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 19 गोलियां मारी और समाद खान मौके पर ही मारा गया था। और फिर 1986 में दाऊद ने वो कर दिखाया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। करीम लाला के भाई अब्दुल रहीम खान की हत्या करवा दी गई और इसी साल दाऊद ने बॉम्बे की लड़की मेजाबिन से शादी कर ली। और अब दाऊद की जिंदगी किसी रॉकस्टार से कम नहीं थी। उसका नाम हर जगह गूंजता था, क्रिकेट के ग्राउंड से लेके बॉलीवुड के सेट्स तक। उसके कनेक्शंस हर इंडस्ट्री में थे। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता था कि बॉलीवुड के कई एक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस उसे हफ्ता देते थे। वो फिल्म्स में पैसा लगाता था और अपनी पसंदीदा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को कास्ट करवाता था। और उस दौर में पूरा बॉलीवुड दाऊद के खौफ में जीते थे। 1992 तक सब कुछ दाऊद के हक में चल रहा था। छोटा राजन उसका दाया हाथ माना जाता था और छोटा शकील बाया हाथ। लेकिन छोटा शकील की मन में एक जलन पल रही थी। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि दाऊद और छोटा राजन इतने करीब क्यों है। और इसी वजह से वो अक्सर दाऊद के कानों में छोटा राजन के खिलाफ जहर घोलता रहता था। और इन्हीं दिनों दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन अरुण गावली गैंग ने दाऊद की बहन की शौहर को कत्ल कर दिया था। इस मर्डर का बदला लेने की जिम्मेदारी छोटा राजन को सौंपी थी। लेकिन छोटा राजन इस काम को अंजाम देने में देर लगा रहा था। वजह थी कि अरुण गावली की शूटर्स उस वक्त जेजे हॉस्पिटल में हैवी पुलिस सिक्योरिटी के बीच में एडमिट था और दाऊद को इंतजार पसंद नहीं था और उसने ये काम छोटा राजन से छीन कर छोटा शकील को दे दिया। और छोटा शकील ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने देता। अपने सबसे खतरनाक शूटर्स के साथ वो जेजे हॉस्पिटल में घुसा और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अरुण गावली की शूटर्स वहीं पर मारे गए जिन्होंने दाऊद की बहनों ही की जान ली। इस अटैक के बाद दाऊद और छोटा राजन के बीच दरार साफ दिखने लगा था। दाऊद अब ज्यादातर काम छोटा शकील को देने लगा था और कई फैसले छोटा राजन को बताए बिना ही लेने लगा था। और इसी वजह से छोटा राजन ने अपना अलग गैंग बनाना शुरू कर दिया और धीरे ही धीरे डी कंपनी से बाहर होता गया। अब पुलिस भी दाऊद से पूरी तरह से तंग आ चुका था। उसको पकड़ने की प्रेशर बढ़ता जा रहा था। लेकिन दाऊद पकड़ने वाला तो नहीं था। वो अपनी पूरी गैंग के साथ दुबई भाग गया और वहीं पे बैठ के पूरे नेटवर्क को संभालते थे। दिसंबर 1992
अयोध्या में बाबरी मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट से गिरा दी गई थी। पूरे देश में दंगे भड़क उठे। हिंदू मुस्लिम टेंशंस अपने पीक पर पहुंच गया। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और दाऊद ये सब दुबई में बैठकर देख रहा था। और फिर उसने वो फैसला लिया जो मुंबई कभी भूल नहीं पाएगा। 1993 जुम्मा का दिन, दोपहर का वक्त। पहला धमाका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ, दूसरा एयर इंडिया बिल्डिंग पे, तीसरा शिवसेना क्वार्टर पे, फिर सेंचुरी बाजार, प्लाजा मॉल और ऐसे ही 7 और जगह पर ब्लास्ट हुए। 100 मिनट्स, 12 धमाके और 297 लाशें। ये बॉम्ब्स रैंडम नहीं था, इसके पीछे एक पूरा मास्टरमाइंड था। नाम था दाऊद इब्राहिम। इस अटैक के बाद FBI ने दाऊद को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के लिस्ट में डाल दिया। इंडिया, अमेरिका और दुबई तीनों ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। दाऊद इब्राहिम पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया। अब दाऊद दुबई में भी सेफ नहीं रहा। UAE ने इंटरनेशनल प्रेशर में आके उसे देश से बाहर निकाल दिया। छोटा राजन, जो कभी दाऊद का सबसे करीबी आदमी था, एक हिंदू था। जब उसको पता चला कि दाऊद ने 297 बेगुनाह लोगों की जान ली तो वो आग बबूला हो गया। जो शख्स दाऊद का कभी दाया हाथ था, वो अब उसका बड़ा दुश्मन बन चुका था। छोटा राजन दाऊद को मार देना चाहता था। उसने कई बार कोशिश भी की, लेकिन बार बार नाकाम हो रहा था। छोटा राजन खुद भी एक क्रिमिनल था, इसलिए पुलिस भी उसके पीछे पड़ गया था। 27 सालों तक वो फरार रहा। आखिरकार 2015 में बाली से गिरफ्तार कर लिया गया था। आज वो दिल्ली के तिहाड़ जेल सेल नंबर 2 पर है। और दाऊद, आज तक किसी को पक्का पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। कुछ लोगों का मानना है कि वो पाकिस्तान में छुप कर बैठा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। 3 पीढ़ियां, हजारों हत्याएं और एक शहर, मुंबई।